मैं एक ऐसी चीज़ की बात करने जा रहा हूँ विच इज़ रिलेटेड टू आवर ड्रीम्स। बचपन से बेटा ना सपना होता है, बच्चों का भी, पेरेंट्स का भी, माँ बाप का भी, कि डॉक्टर बन जाएगा बच्चा, इंजीनियरिंग बन जाएगा, लाइफ में कुछ अच्छा कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा, राइट। और हम भी वही सपना देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हम भी अपना पूरा जान लगा के कोशिश करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी के साथ हम लगे रहते हैं, राइट। फिर 10th आता है, फिर 12th आता है, फिर 12th के बाद देर आर सर्टेन एग्जाम्स, नीट हो गया, राइट, जेई हो गया, करेक्ट। उनमें से एक प्रेडोमिनेंट एग्जाम कौन सा है? नीट, जो कि एक प्लेटफॉर्म, एक दरवाजा है, जहाँ पे दो तरफ दो अलग अलग जिंदगी है, दो अलग अलग लाइफ है, राइट। एक जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बनती हैं, एक जहाँ पे मीट होती है, करेक्ट। तो जो दरवाजा है ना बेटा, उसके अंदर जाने के लिए ना हमें बहुत तप करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हम करते हैं। एज अ स्टूडेंट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जान लगा के, एकदम ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ ना तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट ईयर भी की थी, यू नो इट वेल। मैं जो बोल रहा हूँ वो हर एक चीज आप फील कर चुके हो, यू हैव एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ, राइट। आपने वो ना महसूस किया है लास्ट ईयर। तो हमने बहुत तैयारी की, मेहनत की, क्योंकि हमें पता था ये एग्जाम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। ये हमारी जिंदगी बदल देगा, हमारे माँ बाप का सपना पूरा कर देगा, हमारा खुद का ड्रीम्स दिल कम ट्रू, राइट। ये सोच के हम तैयारी कर रहे थे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रही थी बच्चों की। फिर कोविड जैसी चीज़ आ गई, है ना, और चीज़ें खराब होने लगी, लेकिन एक उम्मीद थी कि नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हमारा एग्जाम टाइम पे होगा, और बच्चे लगे रहे उस मोटिवेशन के साथ, एनर्जी के साथ। दे डिडंट गिव अप, हथियार नहीं डाले किसी ने। फिर टाइम थोड़ा और डाइल्यूट हुआ, थोड़ा सा और लगने लगा कि नहीं यार, आसपास देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अननेसेसरी अनशन चीज़ें देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर से आने लग गया, अंदर से थोड़ा घबराहट होने लगी कि यार शायद चीज़ें ना हाथ से फिसल रही हैं, शायद ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से जो मेरा ड्रीम है वो कहीं ना कहीं दूर जा रहा है। ये मैं चाह करके भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मतलब मेरा मन तो बहुत है कि मैं पढ़ लूँ, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। वो सिचुएशन आनी शुरू हो। फिर धीरे धीरे करते 22 जनवरी, आई थिंक 22 मार्च के आसपास 2020 में लॉकडाउन लग गया, और वहाँ पहला झटका लगा कि यार नेशनल लॉकडाउन। आपने तो शायद अपनी जनरेशन में पहली बार देखा होगा, हमने अपनी जनरेशन में पहली बार देखा, हमारी जनरेशन ने पहली बार देखा। अच्छा हो गया, चलो कोई बात नहीं। हम लोग सोचे कि नहीं, पढ़ाई रुकेगी नहीं, मेहनत करते रहेंगे, राइट, क्योंकि उम्मीद थी कि शायद एग्जाम महीने 2 महीने में हो जाएगा। उसके बाद बच्चे अपने अपने घर जाने लग गए। वो एरिया ना जो भरा रहता था बच्चों से, उनको देख के एक एनर्जी हम में आ जाती थी, तो वो एरिया खाली होने शुरू हो गए, है ना। अभी मैं देखता हूँ कई बार तो खाली सड़कें हैं, लोग ही नहीं, यहाँ पे बच्चे ही नहीं है, पहले पैर रखने की जगह नहीं होती थी। तो हुआ क्या कि फिर बच्चे अपने घर जाने लगे, वहाँ पे जाके कोशिश करने लगे। किसी ने भी एक बार में हार नहीं मानी थी, राइट। किसी ने 5 दिन, किसी ने 10 दिन, किसी ने 15 दिन, किसी ने 20 दिन, किसी ने महीना भर के बाद दम तोड़ना शुरू किया। इट हैपेंड, यू नो इट वेल। जब आप घर गए थे तो सोच के गए थे कि नहीं, मैं पढ़ाई चालू रखूंगा अपनी और एग्जाम अच्छे से दूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, सिलेबस मेरा मोर और लेस हो चुका है, मेरे पास बुक्स है, मटेरियल्स है, वीडियो लेक्चर्स है, सब कुछ है। सो आई वोंट लेट माई स्टडी स्टॉप, ये हम सोच के घर गए थे। और फिर बेटा जब वो पहला अटेम्प्ट फेल हुआ कि नहीं, अब तो और एक्सटेंड हो रहा है, वो उम्मीद और घटती गई, तो धीरे धीरे बाय द एंड ऑफ द एग्जाम हमारा पूरा एनर्जी खत्म हो गया था। यू अंडरस्टूड? और वो उम्मीद, जो एनर्जी थी ना, उसके साथ साथ हमारी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। तो हमने हथियार डाल दिया, अब नहीं हो पा रहा, ठीक है, कोशिश कर ली। फिर एग्जाम दे दिया जैसे तैसे, क्योंकि एग्जाम तो होना था, और हुआ भी, लेट से हुआ तो सही। और जब एग्जाम हुआ तो मुट्ठी भर बच्चे ऐसे थे जिनका रिजल्ट अच्छा आया, रिलेटिवली तो आएगा ही भाई। 100 बच्चे एग्जाम देंगे तो कोई तो 1 पे भी आएगा, कोई 2 पे भी आएगा, कोई 100 पे भी आएगा। बट मुट्ठी भर बच्चे ऐसे थे जिनका रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से ऊपर था। वो थोड़े गॉड गिफ्टेड बच्चे थे, वो अपनी धुन में लगे रहे, नहीं छोड़ा उन्होंने साथ, ठीक। और मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों का रिजल्ट बेटा उम्मीद से नीचे आया, करेक्ट। ये पहला झटका था जब आपकी गलती ना होते हुए आपका रिजल्ट खराब हो गया। अब हुआ क्या, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव होनी शुरू हुई। अब टाइम ठीक होने लगा, वक्त सुधरने लगा, धीरे धीरे मार्केट खुलने लगे, क्लासेस खुलने लगी, क्लासेस स्टार्ट हुई, स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन बढ़ने लगा। बच्चों में फिर से एक उम्मीद आई कि यार इस बार कर लेंगे, जो गलती पहले हो गई थी वो अब नहीं करेंगे, और इस बार सब ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी, बच्चे आना शुरू कर दिए थे, जनवरी के आसपास, जनवरी फरवरी। और वापस से भले ही दिन कम थे, पता था कि मई जून में एग्जाम है, लेकिन फिर भी बच्चे अपनी पूरी जान लगा करके फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे दौड़ना शुरू ही किए थे, हमने अपनी स्पीड पकड़ी थी कि फिर से सिचुएशन खराब होनी शुरू। तब लगा था कि नहीं यार, ये तो माइन्यूट सा है, शायद 10 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तब उम्मीद बहुत थी, अच्छी खासी थी। अब वो सिचुएशन होते होते आज ये है कि आज ही अनाउंसमेंट हुई है कि 21 जून तक फिर से लॉकडाउन। यानी अगर आपने देखा हो तो फिर से वही डिस्कनेक्ट बन गया,
फिर से हमारी ऑफलाइन क्लासेस खत्म हो गई, फिर से जो एनर्जी थी, जो जोश था, वो ठंडा पड़ने लग गया। और बेटा अब हम वापस वहीं जा रहे हैं जहां पे हम पहले थे। हम वहां पर 1 साल खराब कर चुके हैं और इस साल हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज जिस एज में आप हो, जिस एनर्जी में आप हो, इस वक्त 2 साल इज अ ह्यूज लॉस टू योर लाइफ। तो व्हाट एज अ टीचर आई वुड रिकमेंड कि बेटा ये जो समय आया ना, एक बार ठोकर खा चुके, दोबारा खानी नहीं है, दोबारा गिरना नहीं है। इस बार पहले से संभले रहना है। हमें पता है कि सिचुएशन खराब है, हमें पता है कि आसपास इतना कुछ सुनने को मिल रहा है, इतना कुछ हो रहा है फैमिलीज में, कि कहीं ना कहीं से वो घबराहट वापस से शुरू हो गई, लेकिन उसका कुछ कर नहीं सकते। दैट इज वे बियॉन्ड योर कंट्रोल। वो हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज है, वो ऊपर वाला गवर्न कर रहा है। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। हम कुछ कर ही नहीं सकते, जितना मर्जी सोच ले। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है और वो है हमारी पढ़ाई। करेक्ट। हमें क्या करना है बेटा, मैं एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट बोल रहा हूँ, फिलोसॉफिकल बात नहीं बोल रहा हूँ, एकदम रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ कि अभी हमारे पास समय है, सिचुएशंस खराब हो रही है, बच्चों की पढ़ाई फिर से खराब होनी शुरू होगी, हो चुकी है इनफैक्ट, राइट। वो डिसिप्लिन, वो डेकोरम, वो एनर्जी, खुद की इंटेंसिटी जो अंदर से आता था ना कि जोश पड़ने वाला, वो ही ठंडा पड़ना शुरू हो गया है। आप जितनी मर्जी लाइव क्लासेस दे दो, जितना मर्जी एन नंबर ऑफ थिंग चीजें कर लो, कहीं ना कहीं बेटा वो डिस्कनेक्ट जो होता है ना, इमोशनल क्वोशंट स्टूडेंट और टीचर के बीच में, वो एक लैग रहता ही रहता है, उसे आप कैसे भी फिल नहीं कर सकते। करेक्ट। तो अब सिचुएशन ये है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में, राइट। यू हैव टाइम का प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी हमारे पास कम से कम 70 दिन, कम से कम मैं बता रहा हूं, अगर आप अगले मंडे से शुरू करते हो तो। और 70 दिन तो बेटा बहुत होता है। कहते हैं 7 दिन में भगवान ने दुनिया बनाई थी, और हमारे पास तो 70 दिन। और इसके अलावा देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि एग्जाम और आगे चला जाए। अगर वो और आगे जाता है तो हमें और ही ज्यादा टाइम मिलेगा, पर हमें उस थॉट को अभी दिमाग में नहीं लाना है। वो हम लाएंगे, हमारी प्रिपरेशन फिर से डाइल्यूट होना शुरू होगी। तो बेटा आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, तो सबसे पहले तो ये ना एक बेसिक थॉट दिमाग से हटा दो कि कुछ भी चीज आपकी पढ़ाई को हैम्पर कर सकती है, बिकॉज इफ यू हैव डिसाइडेड, इफ यू आर डेडिकेटेड इनफ, नथिंग कैन हार्म यू, दैट्स ऑल। और बेटा हमारे पास 70 डेज का टाइम है। अगर इसे हमने प्रोडक्टिवली अपने टारगेट को फोकस करके अगर हम इसे फॉलो करते हैं प्रॉपर्ली, राइट, इसे ऑप्टिमाइज करते हैं, इसे प्रॉपर्ली यूज कर लेते हैं, तो बेटा ये वाला जो साल है वो आपका खराब नहीं होगा। और आप जानते हो 1 साल की कीमत क्या है, आप भुगत चुके हो। आपके साथ के दोस्त जिनका सिलेक्शन हो गया था वो भी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, आप नहीं हो। यू अंडरस्टूड? ये सिचुएशन दोबारा नहीं आने देनी। तो ये जो 70 डेज है, मैं सिर्फ आपके लिए आज एक बेसिक प्लानिंग लेकर के आया हूं, दैट हाउ टू डील these 70 days preparation in this tough time of pandemic, राइट। मुझे एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन, मुझे जो भी लगता है, राइट, अपने बिल्कुल इमोशनल क्वेश्चन और बैकग्राउंड के साथ, मैं बिल्कुल प्रोफेशनली वैसे बात नहीं कर रहा हूं, ना मेरा मन उस तरह का बात करने का है अभी इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूं कि एज अ स्टूडेंट टीचर अगर मैं देखूं तो मुझे क्या लगता है इस 70 दिन में मैं क्या कर सकता हूं, कैसे प्लान आउट कर सकता हूं, मैं वो सारा का सारा डिस्कस करने जा रहा हूं, राइट। तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ, पॉजिटिव हु हल्ला तो नहीं करूंगा, मैं चीखना चिल्लाने वाला काम नहीं करूंगा, मैं बस आपको एक बेसिक प्लानिंग दूंगा, एक कॉन्क्रीट प्लानिंग दूंगा जो कहीं ना कहीं आपको 100% हेल्प करेगी अपनी पूरी पढ़ाई को, एनर्जी को, एफर्ट्स को चैनलाइज करने के लिए, और बेटा एक डिसिप्लिन सेट करने के लिए, जो इकलौता एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस को मेजरली डिफरेंशिएट करता है, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स द इमोशनल क्वेश्चन जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है, राइट। तो बेटा मैं बात करने जा रहा हूं आज के इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में दैट हाउ टू क्रैक नीट इन 70 डेज ऑफ टाइम। अब मैं क्रैकिंग की तो बात नहीं कर सकता, देयर इज नो गॉड, लाइक वी आर नॉट गॉड, बेसिकली वी कांट टेल एनीथिंग, राइट, व्हाट विल हैपन, एनीथिंग कैन हैपन, राइट। बट हाँ, एक चीज फॉर श्योर है कि हम कोशिश कर सकते हैं एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम ये करें तो शायद हम नीट क्रैक कर लेंगे, राइट। और अगर ईमानदारी से करते हैं और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो शायद बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि हम नीट क्रैक कर लेंगे। और अगर कुछ नहीं भी करेंगे तो अभी जो कर रहे हैं उससे तो बेटर रिजल्ट आएगा फॉर श्योर, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा इस पर्टिकुलर सेशन के साथ, बहुत आराम से, पेशेंस के साथ। बेटा पूरा कंप्लीट सेशन सुनना, काफी इंफॉर्मेटिव है, बहुत यूजफुल है। वैसे आप इतने अनचंड तमाम तरह की वीडियोस देख लेते हो, बहुत एनर्जी आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो मुझे लगता है आधा 1 घंटा आप शायद कुछ प्रोडक्टिव काम की चीज पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स लेकर के आया हूं जो मुझे लगते हैं पर्सनली कि इन 5 पॉइंट्स में ये पूरा का पूरा सेशन में कवर कर दूंगा। एक एक करके मैं एक पॉइंट की बात करूंगा और हमें उसे एकदम समझना है, तरीके से, दिल से, दिमाग से।
मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं कि भाई क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला पॉइंट जो आपको करना चाहिए एज अ स्टूडेंट, राइट, इज टू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन जो कि आसपास चल रही है। यानी कि आप अगर न्यूज़पेपर खोल के देखो ना तो सिर्फ तबाही दिखाई देती है, राइट, खराब चीजें सुनाई देती है, राइट। अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाते हो तो एन नंबर ऑफ फालतू चीजें दिखाई देती है। कोई बोलता है नीट नहीं होगा, कोई बोलता है बोर्ड नहीं होगा, कोई बोलता है फलाना, कोई बोलता है ढिमका। लास्ट ईयर भी यही सब चला था और ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं, ये आपको परेशान करते हैं, ये आपका टाइम खा जाते हैं और आप जो डिसिप्लिन, जिस पढ़ाई की बात कर रहे हो वो पढ़ाई से आपको दूर लेकर के चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपको करना है एट प्रेजेंट टाइम वो ये दैट आइसोलेट योरसेल्फ, अपने आप को अलग करो इन सब फालतू डिस्ट्रैक्शन से। सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, ये जो फलाना ढिमका चीजें आ रही है ना, इन सब को साइड कर दो। पेरेंट्स संभाल लेंगे ये सब, वो है इस चीज के लिए। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको जानना जरूरी है तो आपके पेरेंट्स से आप तक वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। You understood my point? तो प्लीज आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस डिस्ट्रैक्शन जो सिर्फ आपको नेगेटिविटी से फिल कर देता है। इससे ज्यादा इनका कोई काम नहीं है। आप कोई एक नेगेटिव न्यूज सुनो, आपका एनर्जी ना ड्रेन आउट होना शुरू हो जाता है। आपको 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा फालतू सोचने लगे यार कितना खराब दुनिया चल रहा है, तो क्या ही काम करेंगे, क्या लेंगे सेलेक्ट होकर के। ऐसे अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं, अरे मैं कहां पढ़ पा रहा हूं, राइट। वो सब हटाना है, डिस्ट्रैक्शन सारे हटा दो। दूसरा डिस्ट्रैक्शन जो एज अ स्टूडेंट आपको फेस करना पड़ता है वो कि आपके पीयर फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। कोई बच्चा कहां पढ़ रहा है, कोई बच्चा कहां पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और बोलने में किसी का कुछ नहीं जाता। पैसा थोड़ी लगता है बोलने का बेटा। तो कोई बच्चा कुछ भी बोलता है। एक बच्चा जेन्युइन होता है, एक कम जेन्युइन होता है और एक बहुत ज्यादा कम जेन्युइन होता है। तो जो जेन्युइन स्टूडेंट होता है ना, इस सबको सच समझता है। तो ये क्या करता है, इसने बोला अरे यार मेरे तो ना एक टेस्ट दिया और मैंने उसमें फलाना में 700 नंबर आ गए मेरे तो, मैं तो सिलेबस 4 बार रिवाइज कर चुका हूं, मैं तो फलाना कर चुका हूं, मैं तो ढिमका कर चुका हूं। कोई ब्राइट स्टूडेंट अपने गाने नहीं गाता बेटा। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है ना, पॉजिटिव भी बोल सकता है, नेगेटिव भी बोल सकता है, आप पहली बात तो उससे दूर रहो, आप कंपेयर मत करो, वरना होगा क्या, आप सोचो कि मैं 3rd यूनिट तैयार कर रहा हूं, बिल्कुल पेशेंटली, आराम से, और आपके पास एक फोन आया, एक दोस्त ने बोला कि यार मेरा तो पूरा 11th रिवीजन 3 बार हो चुका है। अब आपको टेंशन होनी शुरू हो गई, यार मेरा तो 11th रिवीजन उसका 3 बार हो गया, मैं तो अभी तक 4थे चैप्टर पे हूं, 3रे चैप्टर पे हूं, मैं क्या करूंगा, मेरा तो सभी खराब हो गया। फिर आप पैनिक कर जाओगे और जो आपने इतनी मेहनत से एक डिसिप्लिन बनाया, एक प्लानर बनाया, वो प्लानर गया भाड़ में और फिर वही सब चीज फिर से शुरू। तो ये भी एक मेजर डिस्ट्रैक्शन है, आपका पीयर ग्रुप। करेक्ट। 1 2 3 4 बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहो जो आपको लगता है कि जेन्युइनली आपकी तरह पढ़ाई कर रहे हैं और आप ही की तरह वो भी फोकस्ड होकर के एक प्लान फॉलो कर रहे हैं, और वो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, आपको अच्छी बातें बताते हैं, ना कि खराब बातें। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दैट डिस्ट्रैक्शन, वो सबसे पहली चीज है जो कि रिक्वायर्ड है। दूसरा पॉइंट जो मेरे हिसाब से निकल करके आता है बेटा, वो है रिमूव नेगेटिव थॉट्स। करेक्ट। जितने नेगेटिव थॉट्स है ना अपने ब्रेन में कि यार टाइम कम बचा है, नीट पोस्टपोन्ड हो रहा है, पिछली बार एग्जाम खराब हो गया था, क्या इस बार भी हो जाएगा, मैं एग्जाम दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरा सिलेबस कैसे होगा, क्लासेस नहीं हुई हैं, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ये किसी काम के नहीं है। ये आपको अंदर से खा रहे, आपकी एनर्जी और आपके टाइम को। इन सब को साइड में कर दो, सोचना ही नहीं इनके बारे में। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको अगले पॉइंट में। ये 5 पॉइंट को कैसे कैसे करना है, मैं एक स्लाइड बस उन्हीं की लेके आया हूं और उसके बाद खत्म, सब सारा लेक्चर खत्म कर दूं। तो कुल मिलाकर के मैं पहले वो पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि क्या क्या करना है, फिर कैसे करना है उस पर आऊंगा। तो ये हो गया कि नेगेटिव थॉट्स हमें हटाने। तीसरा, और जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेट अप योर टारगेट विद पॉजिटिव माइंडसेट। यानी सबसे पहले एक टारगेट सेट कर लो कि भाई 70 डेज है, 70 डेज में मुझे क्या क्या करना है। मुझे पूरा 11th रिवीजन करना है, 12th रिवीजन करना है, कंप्लीट सिलेबस रिवीजन करना है, टेस्ट लिखने हैं, और मेरे को एक ना कोई रैंक डिसाइड करनी है या मार्क्स डिसाइड करना है कि भाई मेरे को तो 650 नंबर चाहिए, मेरे को तो 700 नंबर चाहिए, मुझे तो 615 नंबर चाहिए। तो एक टारगेट हमें डिसाइड करना है, सेट करना है, जिससे हम डेविएट ना हो। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? अब रही बात इसके बाद कि भाई टारगेट सेट कर लिया, अब क्या करो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लानर बनाना पड़ेगा। बेटा ये इस पूरी की पूरी स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुझसे। जब तक आपके पास एक प्लानर नहीं है, एक डिसिप्लिन्ड सिस्टम नहीं है कि मुझे रोज की रोज क्या करना है, वीक के वीक क्या करना है, किस तारीख तक कौन सा काम खत्म कर देना है, तब तक आपकी पढ़ाई चलेगी ही नहीं।
आप बस कुछ कुछ अनशंट रैंडम बुक्स पढ़ोगे, कुछ क्लासेस लोगे, आप कुछ पेपर्स लिखोगे, कुछ क्वेश्चंस करोगे और सब रैंडम चलता रहेगा, सब रैंडम, और भ्रमित होते रहोगे। आपको लगता रहेगा मैं तो बहुत पढ़ाई कर रहा हूं, मैं तो रोज 10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि आज के 10 घंटे में तूने कौन से 3 चैप्टर किए, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि सब रैंडम है, फैला हुआ है। अगर कोई पूछे एक हफ्ते में तुम कितना पोर्शन कंटेंट कवर कर लोगे, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि पता ही नहीं है। हम लेके किताब बैठते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल आंख बंद करके। भाई हाँ ठीक है, किताब उठाई, पढ़ो, क्या पढ़ो, जो मन कर रहा है वो पढ़ो। अरे जो मन कर रहा है वो पढ़ेंगे तो फिर कहां से आपका पूरा कंटेंट कवर होगा? सब कुछ थोड़ी पढ़ने का मन करता है, हर सब्जेक्ट थोड़ी उतना इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ते हैं। यानी कि आपको अगर हर सब्जेक्ट को उतनी ही वेटेज देनी है और उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है, तो यू हैव टू मेक अ प्लानर एंड यू हैव टू स्टिक विद इट। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? अरे आप बच्चे हो, मुझे अगर कोई आकर के बोल देना कि ऑफिस में 10 घंटे जाओ और कुछ काम करके आ जाओ, मैं कुछ नहीं करके आऊंगा। बट उसी की जगह अगर मुझे बोल दिया जाए कि आज आपको 3 क्लास लेनी है, 2 रिकॉर्डिंग्स करनी है, 1 सेमिनार लेना है, नाउ माई थिंग इज क्लियर, माई वर्क इज परफेक्टली क्लियर कि हाँ मुझे ये 5 काम करके आने, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो काम कर दूंगा। उसी तरह से जब आप 10 घंटा रोज पढ़ रहे हो, तो यू हैव टू हैव अ प्लानर कि मैं उस 10 घंटे में क्या करने जा रहा हूं। जब मैं 3 घंटे की सिटिंग पे बैठ रहा हूं, तो उस 3 घंटे में कौन सा पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, कितने सवाल लगाऊंगा। समझे मेरी बात? आप ऐसा सोचो, जब आप एक टेस्ट लिखते हो, नीट का, फुल सिलेबस का, किसी का भी मेजर टेस्ट, 3 घंटे में 180 सवाल करते हो। 3 घंटे में आप पूरे दिन भर में घर पे 180 सवाल नहीं करते, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हो, यू हैव अ टारगेट कि मुझे 3 घंटे में खत्म करना है, और अगर मैं नहीं करूंगा तो वैसे ही मेरा मार्क्स नहीं आएगा, मेरा पूरा रिजल्ट खराब हो जाएगा। वैसे ही आपको डेली बेसिस पे टारगेट्स बनाने हैं, एक प्लानर बनाना है। जब आप पढ़ने बैठो तो आपके पास पता होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कितना पढ़ूंगा, और मैं वो टारगेट कंप्लीट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और नहीं कर रहा हूं तो नहीं उठूंगा। भाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? अगर आज मैंने टारगेट लिया कि मैं ये 3 चैप्टर करके और फिर सोऊंगा, और अगर वो नहीं हुआ, तो मैं अगर नहीं सोऊंगा तो कुछ नहीं होगा। आप 2 दिन मत सो बेटा, कुछ नहीं होता, कोई नहीं मरता, बता रहा हूं। खूब है, एग्जाम्पल्स देखे, मैंने खुद ने भी दिन रात पढ़ाई की, पता नहीं चलता था सुबह के शाम और 7 के सुबह शाम के 7 में क्या डिफरेंस होता है। तो बस वही आपको चाहिए। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? और वो तभी होगा जब आपके पास एक फिक्स प्लानर होगा, एक टारगेट होगा डेली बेसिस का। तो एक बार आपने प्लानर बना लिया, उसके बाद आपको डेली बेसिस पे उसको ट्रैक करना है। डेली बेसिस पे रोज शाम को सोने से पहले आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि भाई आज का मैंने अपना टास्क पूरा किया कि नहीं किया। आज मुझे बायोलॉजी के 2 चैप्टर पढ़ने थे, एक फिजिक्स करना था, एक केमिस्ट्री, क्या मैंने खत्म किया कि नहीं किया? और नहीं किया तो नहीं सोऊंगा जब तक खत्म नहीं कर देता। खत्म करूंगा, चैन से सोऊंगा, अपने आप को अप्रिशिएट करूंगा। नहीं किया, उठूंगा, दोबारा से पढ़ूंगा, खत्म करूंगा, फिर सोऊंगा। दिस डेडिकेशन इज नीडेड। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो ये वो 5 पॉइंट है जिनकी मैं बात कर रहा था, जिस पे पूरा का पूरा ये सिस्टम स्ट्रेटेजाइज्ड है। अब इनको करना कैसे वो देखते हैं, एक एक करके, राइट? बिल्कुल आराम से और पेशेंस के साथ दिमाग से सुनना, हाउ टू डू इट। देखो सबसे पहला जो ये पॉइंट है ना, मैं क्लब करके बहुत कंसाइज करके, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, राइट? तो ये जो होता है ना, ये रिमूविंग नेगेटिव थॉट्स एंड डिस्ट्रैक्शन, ये कैसे हटेंगे? आप सोचो कि मैं सारे नेगेटिव थॉट्स हटा दूंगा, आप सोचो कि मैं सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दूंगा, नहीं हटेंगे, ऐसे नहीं हटते। अगर इतना आसानी से हटते तो ये नेगेटिव थोड़ी चिपक जाते ही, छूटते ही नहीं। इनको हटाने का एक ही तरीका है, आप अपने ब्रेन को किसी ऐसे एंगेजमेंट्स में डाल दो जहां पे आप काम करते 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 पूरा दिन निकाल दो। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होगा। जब खाली दिमाग होगा, वेकेंट टाइम होगा, एनर्जी होगा, तो ये आएंगे ना। ये बस ढूंढते रहते हैं जगह कि कहां आप खाली बैठे और आपके दिमाग में घुस जाए। आप जगह ही मत दो ना इनको, ये कहीं से नहीं घुस पाएंगे। बस बात इतनी सी है। तो कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट्स बनाने हैं और उसके अंदर घुस जाना है, ताकि ये आपके भेजे में ना घुस पाए। अब आप बोलोगे सर ये कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट का क्या मतलब है? अरे कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट मतलब प्लानर, क्या चैप्टर पढ़ना है, कितना पढ़ाई करना है, आज ये क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं, आज इसका टेस्ट लिखना है, आज इतना करना है, फलाना करना है, ढिमका। दिन भर का 12 घंटे का टारगेट उठा लिया। अब जगह कहां इन सब चीजों की, बताओ जरा मुझे। अपने आप ही रेस्टलेसनेस हो जाएगी। अगर गलती से ये थॉट्स आने भी लगेंगे, आप बोलोगे हट यार, अभी मेरा काम पेंडिंग है, मुझे खत्म कर रहे, फिर आना, टाइम ही नहीं बचेगा, आएंगे नहीं। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? ये इकलौता तरीका है, आप एंगेजमेंट्स बनाओ, तब जाके इन डिस्ट्रैक्शन से डिसएंगेज हो पाओगे। और कोई जादू दूसरा दुनिया में नहीं है, कोई साइकोलॉजी बोले ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब फालतू बातें। एज अ स्टूडेंट मैंने खूब करके देख लिया, राइट? खूब अच्छे से तैयारी किया बेटा, खूब दिन रात पढ़ाई की, समझे बात को? पढ़ाई भी की और पढ़ाया भी है, 10-12 साल हो गए काम करते करते।
तो ये सब फालतू चीज है। तो अगर आपको इंगेज करना है, डिसएंगेज करना है डिस्ट्रैक्शन से, यू एंगेज योरसेल्फ इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? इसके बाद अगला पॉइंट, तो मैंने पहले 2 पॉइंट कवर कर दिए। मैं कह रहा हूं ज्यादा टाइम मैं आपका लूंगा नहीं, बहुत क्रिस्प एंड कंसाइज रखने की कोशिश कर रहा हूं। अगला जो पार्ट है दैट इज सेटिंग अप द टारगेट्स। कई बार क्या होता है ना बेटा, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स हाइपोथेटिकल टारगेट्स रखते हैं और लोग बोलते भी हैं कि यार रख लो, क्या है 720 टारगेट रखो, एम हाई सो दैट यू कैन रीच हाई। दैट्स परफेक्टली करेक्ट, एम हाई यू शुड रीच हाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर रियलिस्टिक नहीं है तो आप जब मेजर करने जाओगे तो वो एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं होगा, आप वहीं पे अपनी उम्मीद छोड़ दोगे। आप ऐसे सोचो ना, यार मैं सोच रहा हूं मेरे 720 नंबर का टारगेट ले लिया, अब मैं कितना उल्टा खड़ा होकर के भी पेपर दे दूंगा, 720 तो नहीं आएगा। फिर क्या होगा, 720 का नंबर आ रहा है 550, अब लग रही है यार ये क्या है, धत तरीके, छोड़ दो उसको, नहीं होगा। आपको वो टारगेट रखना है जो मीट हो पाए। आपने टारगेट रखा मान लो 600 का और आपके 610 आए, आपको खुशी होगी अंदर से, एक मोटिवेशन मिलेगी जिसे हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। और फिर आप बोलोगे यार अब की बार मैं ना 625 का टारगेट रखूंगा। फिर 615 के 620 आए, अब मैं क्या करता हूं उसको 630 तक लेकर के जाता हूं, फिर 640, फिर 650, ऐसे ही तो काम करोगे ना, सीधा 720 का टारगेट थोड़ी ले लोगे। तो कुल मिलाकर के यू हैव टू सेट अ रियलिस्टिक टारगेट। और ये जो रियलिस्टिक टारगेट है ये किस पे बेसिस होना चाहिए, ये कोई भावनाओं पे बेसिस नहीं होना चाहिए। यार मुझे लग रहा है कि मेरे ना 680 नंबर आ जाने चाहिए। अरे तुझे तो कुछ भी लग सकता है, मुझे तो ये भी लग सकता है कि मैं चांद पे चले जाऊं, मैं खुद नीट का पेपर बना दूं। ये सब थोड़ी होता बेटा, लगना एक चीज है, जो होता है वो एक चीज है। आप अपना प्रीवियस लास्ट ईयर का नीट का स्कोर देखो, वो एकदम रियलिस्टिक डेटा है। आप अपना जो कोई टेस्ट सीरीज, कुछ ना कुछ तो आप लिख रहे होंगे, उस टेस्ट सीरीज के मार्क्स देखो, वो रियलिस्टिक डेटा है। हो सकता है आपके टेस्ट सीरीज में 550 आ रहे हो, पिछली बार नीट में 525 आ रहे हो। अब आप ये देखो कि 550, 525 में मैं 50 नंबर ऐड करके 600 का टारगेट पहले रखता हूं और अब पूरी जान इस 600 के टारगेट को अचीव करने में लगाता हूं। एक बार अचीव तो होने दो, फिर अपनी तारीफ करूंगा, खुद को अप्रिशिएट करूंगा, अपनी पीठ थपथपाऊंगा और फिर मैं 625 का टारगेट रखूंगा। फिर मैं अपने टारगेट्स को रिवाइज करना शुरू करूंगा और उसी के साथ साथ अपने एफर्ट्स को इंक्लाइन करना शुरू करूंगा, ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा। तब जा करके मजा आएगा ना बेटा, तब जाके टारगेट सेट होंगे तो चैलेंज बनेगा, अचीवेबल चैलेंज बनेगा। अगर आपने हाइपोथेटिकली कोई टारगेट रख लिया कि नंबर टेस्ट सीरीज में 350 आ रहे हैं और मैं टारगेट रख रहा हूं 650 का, वो कभी अचीव ही नहीं हो पाएगा वन गो में और आप वहीं पे टूट जाओगे। तो अगर मेरा नंबर 250 भी आ रहा है तो हताश होने की जरूरत नहीं है। मेरा नंबर 250 है, कोई बात नहीं, 250 है ना, मैं अगली बार 350 लाऊंगा। पहले मैं अपने आप को अप्रिशिएट करूंगा कि हाँ मैं 100 नंबर बढ़ाया, मैं मेहनत बहुत बढ़ाऊंगा, फिर 350 को 400 पे लेके जाऊंगा, 400 को 500 पे, 500 को 600 पे, तो मैं 600 पे जाऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं यहीं से खड़े होकर देख रहा हूं पहाड़ जितनी ऊंचाई, मैं कहां चढ़ पाऊंगा यार, हूं तो इंसान ही एट द एंड ऑफ द डे। तो आई होप मेरा पॉइंट आपको बहुत क्लियर होगा। मैं जितना मतलब समझा सकता था कॉन्शियसली, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये मेरी बात समझ आई होगी, ये रियलिस्टिक टारगेट वाली। डोंट फॉल इनटू द लाइन कि यार कुछ भी सेट कर रहे हैं, कुछ भी प्लान कर रहे हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो हमारे पास 2 तरह के, कुछ बच्चे ऑलरेडी मेरे से कनेक्टेड है, राइट, उनके लिए एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी शुरू कर दी। और जो बच्चे हमसे कनेक्टेड नहीं थे या जो हमारे लिए थोड़े से नए हैं, उन बच्चों के लिए बेटा जो मैं प्लानर की बात नहीं कर रहा था कि एक टारगेट सेट कर लिया, अब टारगेट को सेट करने के लिए एक प्लानर चाहिए, एक डेली बेसिस का प्लानर चाहिए जो मुझे फॉलो करे। तो मैं वो प्लानर आपके लिए लेके आऊँ। आपके पास ऑलरेडी अगर है तो वेल एंड गुड, आप उसे ही फॉलो करो, मैं कहीं कोई उसमें चैलेंज नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। बट अगर वो नहीं है, आप रैंडम पढ़ाई कर रहे हो जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट कर रहे हैं, तो बेटा यू नीड अ प्लानर। और इसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, ये बेनिफिट मिलेगा तो आपको मिलेगा। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। तो मैं जो अपने बच्चों के लिए, जो अपने सेल्फ कनेक्टेड बच्चे हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली वही चीज आपके लिए भी लेकर के, राइट। तो देखो हमने क्या किया था, मैं स्टूडेंट से काफी डिस्कशन के बाद ये सब सॉर्ट आउट किया था। तो हमने क्या किया, पूरे 11th को हमने कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। उनका ऑलरेडी यहां तक चल रहा है, राइट, वो ऑलरेडी अब इस पार्ट पे आ गया, WPE और रोटेशनल डायनेमिक्स, करेक्ट। मैं फिजिक्स टीचर हूं तो मैं फिजिक्स की बात करूंगा, बाकी सारे के सारे टॉपिक्स भी इसके अंदर लिखे हुए हैं, राइट। और इस प्लानर का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, राइट। तो अभी हमने क्या किया, इसको 2 फेज में डिवाइड किया, फेज 1 और फेज 2, और मेरे हिसाब से वो आप भी कर सकते हो। तो फेज 1 में मैंने क्या किया, देखो 24 मई से स्टार्ट करते हुए और इसे 26 जून तक रखा हुआ है, करेक्ट। यानी कुल मिला के ऑलमोस्ट 1 महीना मैंने डेडिकेट किया पूरी 11th के ऊपर।
और उसके अंदर हमने क्या किया है, उसके अंदर हमने बेटा पूरा का पूरे चैप्टर्स डाल दिए कि बॉटनी में आपको ये चैप्टर करना है, आपको फिजिक्स में ये करना है, जूलॉजी में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है। अब आप बोलोगे सर आपने सबसे पहले एसएचएम वेव्स उठा लिया। मैंने एसएचएम वेव्स इसलिए उठा लिया क्योंकि बेटा ये टॉपिक ऐसा है जो सारे बच्चे ना हाथ खड़े कर देते कि हम नहीं पढ़ेंगे इसको, और इसमें से 2 सवाल फिक्स है 8 नंबर के, और इनका पिछले चैप्टर से स्ट्रेट अवे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। करेक्ट। तो इस वजह से एज अ फिजिक्स टीचर मैंने पहले एसएचएम वेव्स उठाया और उसके बाद सारे कनेक्टेड टॉपिक्स एक साथ उठा लिए, पूरे का पूरा 11th का। तो मैंने क्या बच्चों को ये बोला कि आप 24 तारीख से लेकर के और 29 तारीख तक, कब से कब तक, 24 से लेकर 29 मई तक आप ये 4 चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। ये 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करना भाई। आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म करना है, आपको एसएचएम एंड वेव्स, एनिमल टिश्यूज, बायोमोलिक्यूल्स, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये पूरे के पूरे 4-5 जितने भी चैप्टर्स हैं, ये 4 के 8 चैप्टर्स हैं। इसे करने के लिए आपके पास ऑलमोस्ट कितना दिन है, 24 से लेकर के 29, यानी ऑलमोस्ट 6 दिन, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6 दिन, लगभग 7 से 8 चैप्टर ये आपको करने, मतलब रोज का 1 से 2 चैप्टर। अब इसको आपको अपने लेवल पे ब्रेक करना है डे वाइज। कारण क्या है बेटा, हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेंथ होती है। कोई स्टूडेंट बॉटनी के साथ केमिस्ट्री पढ़ता है, कोई बॉटनी के साथ फिजिक्स पढ़ता है। करेक्ट। कोई एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ता है, कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ता है, कोई 1 सब्जेक्ट पढ़ता है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप कम से कम एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाओ, एक थ्योरेटिकल, एक मैथमेटिकल। बॉटनी के साथ जूलॉजी, फिजिक्स के साथ, मतलब बॉटनी के साथ फिजिक्स, जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री, इस तरीके से आप एक पेयरिंग करो और इन 6 चैप्टर्स को बांट दो। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। और 6 चैप्टर को बांटने के लिए आप संडे का टाइम यूज करो। जैसे आज 24 तारीख से प्लानर स्टार्ट हो रहा है, तो आप 23 तारीख को बैठ करके पूरे 24 से 29 में इन चैप्टर्स को बांट लो कि मैं इस दिन ये चैप्टर करता जाऊंगा। अब आपके पास पूरे वीक की प्लानिंग है, तो पूरे वीक में आपको पता है कि कौन से चैप्टर को कब खत्म करना है, रोज कितने चैप्टर्स करने हैं। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आपके पास 1 से 1.5 चैप्टर आएगा। अब सवाल उठता है कि इन 1.5 से 2 चैप्टर्स या जो चैप्टर्स हैं उनमें मुझे करना क्या क्या है और कहां से करना है। तो बेटा एक बार आप कहीं ना कहीं से प्रॉपर्ली पढ़ चुके होंगे, राइट। इसके अलावा आपके पास स्टडी मटेरियल होगा, आपके पास क्लास नोट्स होंगे जहां से आपने पढ़ाई की है, आपके पास पुराने टेस्ट पेपर्स होंगे, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब होगी, आपके पास एनसीईआरटी है बायोलॉजी के लिए। तो आपको वही करना ही है, आपको कुछ नया नहीं करना है, कुछ नया कंटेंट नहीं चाहिए आपको पूरा का पूरा जो आपके पास है उसे अच्छे से रिवाइज करना है, तरीके से, एकदम सिस्टमैटिकली। यानी कि एक बार मैंने ये खत्म कर दिया हफ्ता, उसके बाद ये टॉपिक मुझे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मतलब मैं ये मान लूं कि ये जो 30 मई को मैंने टेस्ट रखा है इतने पोर्शन का, ये मान लो ये मेरे नीट का एग्जाम है इस पोर्शन का, यानी नीट के एग्जाम मानते हुए जिस लेवल की इंटेंसिटी से मुझे तैयारी करनी चाहिए वो आप ये 6 से 7 दिन के अंदर तैयारी करो और फिर टेस्ट लिखो इसी पार्ट का। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। आप ये बोल सकते हो कि यानी कि 6 दिन मुझे पढ़ना है और 7वें दिन उस पोर्शन का टेस्ट लेना है। इस तरह से अगर देखोगे बेटा तो हम यहां पर मेजर टेस्ट 1 2 3 4 5 के अंदर हमने सारा का सारा निपटा दिया अप्रोक्सीमेटली। यानी एक हो गया एसएचएम वेव्स, फिर वेक्टर काइनेमेटिक्स एनएलएम, फिर वर्क एनर्जी रोटेशनल डायनामिक्स, उसके ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स फ्लूइड, और लास्ट में हीट थर्मो केटीजी। पूरा 11th खत्म। और कब तक? 26 जून तक। यानी कि अभी 24 से लेकर के 26 जून तक 1 महीने में आपका 11th पूरा सिस्टमैटिकली रिवाइज हो जाएगा और इसे फेज 1 हम बोलेंगे। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। इसके अलावा हम फेज 2 रखेंगे जिसके अंदर हम इसी तरह से पूरी 12th को कवर करेंगे और वो हम 3rd वीक ऑफ जुलाई तक खत्म कर देंगे। उसके बाद बेटा जुलाई का 4th वीक हमारे पास बचेगा और मैं आपको बता रहा हूं हमारे पास अगस्त भी मिलेगा। यानी हमारे पास 1 से सवा महीना होगा जब हम हर चैप्टर को बहुत थॉरोली घिस चुके हैं, हर चैप्टर का टेस्ट दे चुके हैं यूनिट वाइज और सब रिवाइज कर चुके हैं। नाउ आई एम फुली प्रिपेयर्ड टू राइट द एग्जामिनेशन ऑफ 1 अगस्त। और अगर उसके बाद मुझे 1 महीना मिलता है तो उसे मैं अपनी एनर्जी बनाऊंगा, अपनी एडवांटेज बनाऊंगा, अपनी शक्ति बनाऊंगा और उस 1 महीने को मैं और बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करूंगा, राइट, टू गेन एडवांटेज ओवर द अदर्स। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। इसके अलावा जो हम अपने एंड से कर सकते थे आपके लिए वो हम ये कर सकते हैं कि एक ये जो टेस्ट वाला पार्ट है ये, और दूसरा ये जो वीडियो लेक्चर्स वाला पार्ट है। यानी हो सकता है कि किसी बच्चों के कुछ टॉपिक्स वीक हो या क्लास लेक्चर सिर्फ नोट से उतना नहीं समझ पा रहे, तो उनके लिए देखो बेटा मैंने बेसिक से काम किया हुआ है कि हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है, राइट, B2 लर्निंग, आप आते रहते हो, राइट, उसी पे आप ये वीडियो भी देख रहे हो। इनफैक्ट हमने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है और ये जो वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। हर उस प्लानर में जो चैप्टर आते जा रहा है हम उनके वीडियोस अपलोड कर रहे हैं।
अभी तक देखो आप काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो चुका है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो चुका है, बेसिक मैथ्स कंप्लीट हो चुका है। एसएचएम वेव का सबसे पहला टेस्ट था, पूरा का पूरा वेव्स और पूरा का पूरा एसएचएम, और इनमें 5 से 7 वीडियो लेक्चर्स है और पूरा इन डिटेल है, मैं बता रहा हूं आपको। आप उसको अटेंड करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि देयर इज एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच टिल द एंड। एक सॉल्व एग्जांपल की जगह सॉल्व एग्जांपल, न्यूमेरिकल की जगह न्यूमेरिकल, थ्योरी की जगह थ्योरी, एंड दिस इज मोर देन इनफ। और ये तब करना है जब आपको लगता है कि मुझे एक थोरो रिवीजन का रिक्वायरमेंट है। तो आप डेली के 2 से 3 घंटे अपने लेक्चर वीडियोस देख सकते हो। उसके अलावा आपके पास क्लास नोट्स खुद के हैं, उनको पढ़ सकते हो। करेक्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसी हाल में नहीं छोड़ना एक भी, उसे हमें कवर करना है चैप्टर बाय चैप्टर, वीक बाय वीक। और इसके अलावा बायोलॉजी की एनसीईआरटी 2 से 3 बार घिस देनी है, एकदम घोट के पी जानी जिसे कहते हैं। करेक्ट, और उसके बाद लिखना है संडे को टेस्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था। उसके बाद लिखना है बेटा संडे का टेस्ट। ये देखो ये, तो ये जो टेस्ट आएगा ये मेरा नीट का एग्जाम है, ये जो टेस्ट आएगा ये मेरा नीट का एग्जाम है। अब ये टेस्ट पेपर कहां से मिलेगा? आपको लगता है आपके पास अवेलेबल है इन पोर्शन के टेस्ट, आप उसे यूज करो। वरना जहां पर ये चैप्टर खत्म होता है, जैसे वेक्टर, काइनेमेटिक और एनएलएम खत्म हो रहा है, तो एनएलएम का जो लास्ट वीडियो लेक्चर है हम उसके डिस्क्रिप्शन में, इनफैक्ट हम हर किसी के डिस्क्रिप्शन में लास्ट वाले वीडियोस में उस पेपर को अपलोड कर देंगे जो हमारे खुद के बच्चे लिखे। तो आप उस पेपर को देखो और उसके 2 दिन बाद हम उसके आंसर की अपलोड कर देंगे। तो हम आपको टेस्ट पेपर दिलवा सकते हैं, प्लानर दिलवा सकते हैं, वीडियो लेक्चर दिलवा सकते हैं, और मुझे नहीं लग रहा, और सारे सब्जेक्ट्स में एक डिसिप्लिन के साथ। तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है, यू फॉलो द प्लानर। आपके पास कंटेंट नहीं है, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और बेटा ये दोनों चीजें मिल करके आपका डिसिप्लिन्ड प्रॉपर वे में नीट का तैयारी आपका अच्छे से चलता रहेगा फॉर द नेक्स्ट 70 डेज। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो इसी तरह से ये पूरा प्लानर फॉलो करने के बाद मैं 26 जून के बाद वापस आऊंगा फेज 2 का प्लानर लेकर के, और तब मैं आपको इसके फेज 2 के बारे में बताऊंगा। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? इसके बाद बेटा जो आखिरी पार्ट है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो नेसेसरी कंटेंट था ना, जो भी एलिमेंट चाहिए, वीडियो लेक्चर्स हो गया वो आपको मिल चुके हैं, राइट। आपको टेस्ट पेपर की बात करें वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो आपके पास पहले से हैं, एनसीईआरटी आपके पास पहले से है, आपके टीचर्स के क्लास नोट्स आपके पास पहले से, मतलब आपके पास वो सब कुछ है जो रिक्वायर्ड है। अब आपको सिर्फ जो करना है बेटा वो एक काम करना है, वो आपको मैंने अभी दिखाया भी था अगली स्लाइड में। यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, यानी कि मैं सिर्फ इतना सा बोल रहा हूं कि एक ना खुद पे भरोसा रखो, खुद पे एक भरोसा रखो, एक लीप ऑफ फेथ लो, राइट, कि यस आई कैन डू इट, राइट, यस मेरे पास समय है, मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे पास टूल्स है, और मेरे पास एनर्जी है और इंटेंट है सबसे ज्यादा, राइट, टू अचीव माई डिजायर टारगेट्स। जो मेरा सपना था, जो मेरा ड्रीम था, जो मुझे निकालना था, राइट, जो मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था, मेरा खुद का एक्सपेक्टेशन था, वो सब मैं पूरा कर। That leap of faith you have to take in yourself and you have to dive. You'll have to take a jump. You understood my point? यानी कि आपको बेटा जंप लगाना पड़ेगा, सब कुछ साइड में रखते हुए। ये आखिरी जितना टाइम मेरे पास बचा है उसे एनर्जी के साथ, अपना मैक्सिमम एनर्जी के साथ यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट। एंड आई एम श्योर, आई कैन गारंटी, आई कैन बेट ऑन दैट कि अगर आपने ये किया then nobody can stop you, and at the end beta all I can say is that victory will be yours. That's all. So that's all from my end. Thank you so much for coming. We'll meet again. Bye bye, take care beta.